हरे कृष्ण। आइए आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक ऐसी कहानी जिसमें एक 10 साल का बच्चा अपने पापा शेखर शर्मा को एक हार्डकोर मेटेरियलिस्टिक इंसान से बदलकर एक सच्चा कृष्ण भक्त बना देता है। ये कहानी है चेरी की, जो दिल्ली एनसीआर के टॉप मोस्ट स्कूल में 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। उसका पड़ोसी रवि ना केवल उसका सबसे अच्छा दोस्त था, बल्कि वही चेरी को ट्यूशन भी पढ़ाता था। और यहीं से शुरू होती है ये कहानी। देखो चेरी, यह है बॉल। अगर इसको मैं यहाँ से छोड़ दूं तो यह नीचे की तरफ गिरेगी, ऊपर नहीं जाएगी। तुम जानते हो क्यों? ये भी कोई बात है भैया, हर चीज नीचे ही तो गिरेगी। हाँ, बात तुम्हारी ठीक है चेरी, लेकिन इसके पीछे साइंस है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी खोज एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन ने की थी। इसके हिसाब से एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल विथ अ फोर्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब अर्थ को आप एक ऑब्जेक्ट मान लो और दूसरा ऑब्जेक्ट हो गई हमारी बॉल। तो बताओ, बॉल अट्रैक्ट कर रही है अर्थ को अपनी तरफ या अर्थ अट्रैक्ट कर रही है बॉल को अपनी तरफ? अर्थ कर रही है, क्योंकि बॉल अर्थ पर गिर रही है ना? करेक्ट, क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है। बॉल के कंपैरिजन में अर्थ बहुत बड़ी है। मतलब जिसका मास ज्यादा होगा वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना? यस, लेकिन एक बात नोट करने वाली है। यहाँ पर दूसरी लाइन पढ़ो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब अगर उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो उतना ही अट्रैक्शन कम हो जाएगा। इसलिए जब वैज्ञानिक पृथ्वी की परिधि से ऊपर चले जाते हैं तो हवा में तैरने लग जाते हैं। समझ गए ना तुम? बस करो ना भैया, सर घुमा दिया आपने। न्यूटन, ग्रेविटेशनल फोर्स, मास, डिस्टेंस, ये सब दिमाग में ऐसे घूम रहे हैं जैसे भूख के टाइम पेट में चूहे। भूख लगती है तो कुछ समझ नहीं आता। अब तो सर दर्द भी होने लगा मेरे। नौटंकी बाज हो एक नंबर के तुम। अरे इतने अच्छे से समझा रहे हैं, फिर भी तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। अरे बड़े होकर कुछ बनना है या नहीं? कुछ बनने के लिए क्या पढ़ना जरूरी है भैया? देख चेरी, अगर आगे तुझे है बढ़ना तो जरूर पड़ेगा पढ़ना। मैं खुद 12th क्लास में हूँ और पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे अच्छे नंबर आ जाएं। कोई चीज मुझे याद नहीं हो रही है तो उसे रटने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? ताकि भाई किसी तरह एग्जाम में हाई स्कोर कर सकूं। अरे चारों तरफ से मेरे ऊपर प्रेशर है कि अच्छे नंबर आने चाहिए, वरना अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, और अगर अच्छा कॉलेज ना हुआ तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, और अच्छी नौकरी ना हुई तो अच्छी छोकरी भी नहीं मिलेगी। मतलब करियर और लाइफ दोनों खत्म। लेकिन भैया ऐसे भी पढ़ाई का क्या फायदा कि बस रट लो, हाई स्कोर कर लो और आता जाता कुछ नहीं। क्या करे, यही इस दुनिया की रीत बन चुकी है। आज मार्केट में इतना कंपटीशन है कि अगर तुम अच्छा स्कोर करने से जरा भी चूक गए ना तो कोई और तुम्हारी सीट ले जाएगा। सुन चेरी, लाइफ का सीधा फंडा है, ये संसार सिर्फ चाहता है कि एंड में कितने मार्क्स आए। अगर तुझे ये ग्रेविटेशनल फोर्स का लॉ समझ आए तो ठीक, वरना भाई रट लेना, मैं इसका कल टेस्ट लूंगा। समझे? क्या समझे भैया? ऐसा लग रहा है जैसे एक रेस कोर्स में कई सारे घोड़े दौड़ रहे हो कि कौन नंबर 1 होगा। हाँ, लेकिन इस दौड़ में 2 तरह के लोग होते हैं भाई। एक वो जो भागते भागते गिर जाते हैं या थक जाते हैं, और दूसरा वो जिन्हें सिर्फ फिनिशिंग लाइन दिखती है, जो सिर्फ जीतना जानते हैं, जिन्होंने हार कभी देखी ही नहीं होती। मैं चाहता हूँ कि तुम दूसरा वाला घोड़ा बनो। मेरी आंटी तो कहती है कि 84 लाख योनियों के बाद हमें जाकर ये मनुष्य शरीर मिला, और आप कह रहे हो कि मैं इस मनुष्य शरीर में घोड़ा बन जाऊं? देख चेरी, तू जो सोच रहा है ना, मैं भी उस उम्र से निकल चुका हूँ, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। अल्टीमेटली सब लोग बस इसलिए प्यार करते हैं कि हम अच्छे मार्क्स लेकर आए। अरे इसलिए ही तो तुम्हारे माँ बाप ने ये ट्यूशन लगाई हुई है। ठीक है भैया, कोशिश करूंगा तुम्हारा लाइफ का फंडा अपनाने की। समझ आए तो ठीक, वरना तोते की तरह रट लो।
हाई स्कोर करो, बस यही जीवन का उद्देश्य है। सुना आपने लाइफ का फंडा? ये रवि ही नहीं बल्कि हम सब भी ऐसा ही सोचते हैं, जबकि शास्त्रों में तो लाइफ का फंडा कुछ और ही बताया गया है। मनुष्य जन्म पाइला, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया बुझिया विष खाइनु। क्योंकि मनुष्य जीवन ही एक ऐसा अवसर है जिसमें जीवात्मा वापस अपने घर भगवत धाम पहुंच सकता है। लेकिन ये बच्चे लाइफ का उल्टा फंडा सीख कहां से रहे हैं? आइए देखते हैं। Standardies, attention! Standardies, attention! Standardies, attention! Today, at Skylight International Academy, as we begin the new academic session, we are celebrating No Uniform Day! और इसीलिए आप स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आए हो। क्या आपको अच्छा लग रहा है? Yes, sir! क्या आपको अच्छा लग रहा है? Yes, sir! क्या आपको अच्छा लग रहा है? Yes, sir! Wonderful! This wonderful initiative by the school aims to create a warm and homely environment for all of you. Now, I warmly invite our respected Principal Ma'am on the stage to share a few inspiring words and encourage our students. Thank you, Mr. Mathur. Good morning, students. Good morning, ma'am. How's the Josh? Hi, ma'am. How's the Josh? Hi, ma'am. I said, how's the Josh? Hi, ma'am. Wonderful. इसी जोश के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है। आपको गर्व महसूस करना चाहिए कि आप सभी दिल्ली एनसीआर के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स स्काईलाइट इंटरनेशनल एकेडमी में पढ़ते हैं। ये मात्र एक स्कूल नहीं है, बल्कि वह जगह है जहां हजारों बच्चे अपना भविष्य तय करते हैं। चलिए बताइए, ये क्या है? ये घोंसला है मैम। किसका घोंसला? यह कोयल का घोंसला है मैम। रॉन्ग। कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती, बल्कि वो अपने अंडे दूसरों के घोंसले में रखती है। और जब उसके बच्चे अपने अंडे से बाहर निकलते हैं तो उस घोंसले में बाकी अंडे टिक नहीं पाते, नीचे गिर जाते हैं। कंपटीशन ओवर। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, दैट्स नेचर। तुम सब भी उस कोयल बर्ड्स की तरह हो जो कई लोगों को हराकर दिल्ली एनसीआर के इस फेमस स्कूल में पहुंचे हो। हर साल एडमिशन के लिए 4 लाख एप्लीकेशंस आते हैं और उनमें से सिर्फ 200 सिलेक्ट होते हैं और बाकी सब फिनिश्ड। रिमेंबर, लाइफ इज अ रेस। अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगा। इसलिए याद रखो, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। सो हु वांट्स टू बिकम अ कोयल बर्ड? वंडरफुल। I would like to see so many koel birds from the school. Any question before I finish? Good morning, ma'am. I have one question. Go on, Monty. मैम, स्कूल में इंग्लिश के अलग टीचर, मैथ के अलग, साइंस के अलग, मतलब हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं ना? Yes, definitely. हमारे स्कूल में हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट ही उसे पढ़ाता है। किसी भी टीचर के पास एक से ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं है और यही मॉडर्न स्कूल को यूनिक बनाता है। तब फिर मैंने एक गल दसो जी, बेचारे अकेले बच्चे से क्यों उम्मीद रखी जाती है कि वे सारे सब्जेक्ट इकट्ठे पढ़ लें? Silence, please. And my dear son Monty, I'll get back to you on this. Dismiss and back to your classes. तो यहां से आ रहा है ये अनमोल ज्ञान, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। भाई, हमने तो सुना था ये जंगल का नियम है, क्या अब यह नियम मनुष्य समाज का भी बन गया? अच्छा, इसलिए मनुष्य जानवर की तरह स्वार्थी होता जा रहा है। चलिए इसे छोड़िए, अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रवि के पापा वर्मा जी की रवि से क्या एक्सपेक्टेशन है। ओ की हाल चाल वर्मा जी? बस चड्डा जी, सब बढ़िया। आप सुनाइए। ओ चंगा जी चंगा। अरे ओ वर्मा जी, सुनिया तुसी आज 4 बजे तक रिजल्ट आलवाना है, पर तू हान तक की फर्क पैंदा है। तुसी ता श्योर हो कि रवि दे 99% ता पक्के। जो मर्जी कहो वर्मा जी,
ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਤੇਜ ਹੈਗਾ, ਵੱਡਾ ਹੀ होशियार है। आप रवि की चिंता तो छोड़ दें चड्डा जी। वैसे मुझे जरा सी भी हैरानी नहीं होगी अगर रवि 100% मार्क्स भी ले आए तो। फिक्र तो आप अपने मोंटी चड्डा की कीजिए। गजब बेइज्जती है। ओए साडा मोंटी भी किसी से कम नहीं, बंदा बड़ा स्मार्ट है, हर क्लास टेस्ट विच टॉप करदा सी। मस्त जोक मारा। चलो पापा जी घर चलिए, लेट हो रहा सी। मक्के दी रोटी ते सरसों दा साग इंतजार कर रहा सी। लगता है मोंटी ने आपको पूरी बात बताई नहीं चड्डा जी। चलो पापा जी। ओए रुक ओए, वर्मा जी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ मतलब की है? चड्डा जी, जिन टेस्ट में आपके मोंटी ने टॉप किया है उनके क्वेश्चन मोंटी ने खुद ही बनाए हैं, खुद ही चेक किए हैं। आपका मोंटी भी सचमुच किसी से कम नहीं। ओए खोते दे पुत्र, नहीं रुक। नहीं, एक मिनट मेरी गल सुनिए पापा जी। रुक तेनू आज मैं मजा चखावा। पापा, आपको मुझ पर कुछ ज्यादा ही यकीन नहीं है? यकीन नहीं, पूरा भरोसा है। अरे पूरे मोहल्ले की शान हो तुम। बच्चा बच्चा जानता है कि रवि 99% से कम मार्क्स तो कभी ला ही नहीं सकता। देखना आज 4 बजे पूरे मोहल्ले के सामने एक बार फिर मेरा सर गर्व से ऊंचा होगा। जरूर पापा। रवि ने बहुत मेहनत से तैयारी करके 12th क्लास के एग्जाम दिए। अब किसी को हो ना हो, वर्मा जी को तो पूरा यकीन है रवि पर कि 99% मार्क्स तो जरूर आएंगे। और पूरा मोहल्ला रवि के घर इकट्ठा होकर एक दूसरे का रिजल्ट देख रहे हैं। आइए देखें रवि के कितने % मार्क्स आए हैं। 140544। 140544। हे देवरा देवा, यस। अब मेरा 128590। हे मैया अब मेरे को पास करवा देना, मैं 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। हे मैया प्लीज 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 प्लीज। जय मैया की। थैंक यू अंकिता, आई एम हैप्पी विद यू। थैंक यू माँ फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी। अब साडे खोतिया दा भी रिजल्ट देख लो। जरूर चड्डा जी। चल मोंटी अपना रोल नंबर बता। 231420। नहीं, गलत हो गया सी। ओए खोटिया, तुझे अपना रोल नंबर भी याद नहीं? एक मिनट पापा जी, बस याद आ रहा है। 230420। हे वाह गुरु, लाज बचा लेना। ओए 42% है। बल्ले बल्ले, ओए शाबाश शाबाश, ओए बल्ले बल्ले, ओए शाबाश शाबाश। ओए खोटिया, बेड़ा गर्क हो, एक ही नंबर लेकर आया सी। 42%, 15 दी औलाद, एक ही बकवास है। पापा जी एक मिनट रुको तुसी। इधर आओ मैं समझाऊं। इसको देखो। ओए पप्पू इधर आ। पापा नू बता तेरे कितने % मार्क्स आए? 35%। सुनिया आपने? सुनिया? ओए दोबारा बोल। 35%। सुन रहे हो ना आप? अपने डॉक्टर साहब का बेटा है। इसको देखो। पिंटू भाई इधर आ। तेरे कितने % मार्क्स आए? 36%। सुनिया आपने? सुनिया? अपने लॉयर अंकल का बेटा 36% लाया है। तो मैं की करा? मैनू इना दे नंबर क्यों गिना रहा है? लॉयर का पुत्र 36% लाया है, डॉक्टर का पुत्र 35% लाया है। तो पापा जी मैं क्या न्यूटन दी औलाद हूँ जो 99% लाएगा? ओए खोटिया, ओए कहाँ जा रहा? रोक ना लाइट। योदा नाडू बोलता है। ओ जी बस करो चड्डा जी, अब क्या बच्चे को मार डालोगे? मैं सोचे सी मेरा पुत्र इंजीनियर बनेगा, ते ओ जुलाहा निकल लिया। अच्छा बस करो, अब जो हो गया सो हो गया, आगे का सोचो। अब अगला रिजल्ट देख लें। हाँ अब रवि की बारी। और रवि दा रिजल्ट वेखण दी की लोड़ है? सारे नू पता है हर बार दी तरह इस बार भी रवि दे 99% तो कम आओ ही नहीं सकता। चड्डा जी रिजल्ट देख ले। हाँ जरूर देखो। रोल नंबर डालो चौधरी साहब।
1 0 5 5 2 1. %. 99% नहीं तो क्या चड्ढा जी, अब भी पूरे मोहल्ले में मेरे बेटे ने टॉप किया है। वर्मा जी तो खुश हो गए, लेकिन क्या रवि खुश हुआ? और ये रवि आसपास दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? आखिर कहाँ चला गया? रवि, ओए रवि पुत्र, ओ मुंडिया किधर गया ओए? ओए आंटी स्टीन किधर गया ओए? आइंस्टीन होता है खोतिया। जी पापा जी। रवि सभी रवि को चारों तरफ ढूंढने लगे। रवि कहाँ है मेरा जिगरा रवि? अभी तो यहीं था रवि। मैंने भी यहीं देखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। चलो रवि के कमरे में देखते हैं, कहीं अपने कमरे में तो नहीं चला गया। हाँ चलो देखते हैं। रवि 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 रवि, अरे कहाँ चला गया तू? रवि 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 पुत्र। ढूंढते ढूंढते सभी उसके कमरे की तरफ गए और जैसे ही कमरे के पास पहुंचे, उन्होंने रवि को फांसी के फंदे पर झूलता हुआ पाया। रवि इस दुनिया को छोड़ के जा चुका था। क्षण भर में खुशी का माहौल मातम में बदल गया। ये इसे कहाँ रख रहे हैं? इसे हॉस्पिटल लेके चलो, कुछ नहीं होगा इसे, कुछ नहीं होगा। रवि उठ, रवि खड़ा हो रवि, तू कहाँ चला गया बेटा? रवि बेटा तू उठ। संभालो, रबली मार दूं, कौन ही रोक सकता है। संभालो पाजी अपने आप को। अंकल, ये रवि भैया की स्टडी टेबल पे पड़ा था। चेरी वर्मा जी को रवि का सुसाइड नोट देता है और वर्मा जी अपने बेटे के आखिरी खत को रोते हुए पढ़ते हैं। पापा, मुझे माफ कर देना। मैं आपका गर्व ना बन सका। समाज में आपका सर झुका दिया। अब मुझ में आपका और दुनिया का सामना करने की हिम्मत नहीं बची। रवि की मौत का गहरा असर चेरी पर पड़ा और वह अपने साथ बीते पलों को याद करता है। क्या करे, यही इस दुनिया की रीत है। आज मार्केट में इतना कंपटीशन है कि अगर तुम अच्छा स्कोर करने से जरा भी चूक गए ना, तो कोई और तुम्हारी सीट ले जाएगा। सुन चेरी, लाइफ का सीधा फंडा है। ये संसार सिर्फ चाहता है कि एंड में कितने मार्क्स आए। देख चेरी, तू जो सोच रहा है ना, मैं भी उस उम्र से निकल चुका हूँ, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। अल्टीमेटली सब लोग बस इसलिए प्यार करते हैं कि हम अच्छे मार्क्स लेकर आए। अरे इसलिए ही तो तुम्हारे माँ बाप ने ये ट्यूशन लगाई हुई है। रवि बेटा,
मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ बेटा, तू वापस आ जा। जाग बेटा जाग, बेटा तू वापस आ जा, मैं खुश हूँ। तुम मेरे बेटे के हत्यारे हो। मेरा बेटा दिन रात खाने पीने की चिंता किए बिना बस यही सोचता था कि कैसे मेरे पापा का सर ऊंचा रहे। अब घूमते रहना इस ऊंचे सर को लेके पूरे मोहल्ले में। रवि, संभालो पाजी अपने आप को। कहाँ चुक गया मैं, क्या इतना बुरा था। मेहनत भी की थी, रातें जगा था। सभी को चाहिए कागज पे जीत, अब बनकर रह गया मैं अतीत। माफ करना माँ, मैं बिखर गया। पापा की उम्मीदों से उखड़ गया। सभी हंसते थे, मैं रोता था। अपनी ही सांसों से डरता था। अब शांति है, ना दर्द ना साज, बस मैं हूँ और एक खामोश आवाज। उम्मीदों पर खरा न उतरा कहेगा ये जहां, बस सच ये है ये हार मेरी नहीं, इस शिक्षा व्यवस्था की हार है। रवि के जाने से चेरी अजीब सा बिहेव करने लगा। कभी स्कूल जाता था, कभी नहीं, कभी खाना खाता था, कभी नहीं। अजीब से चित्र बनाने लगा जो बहुत हद तक उसके विचार बयां करते थे, लेकिन कोई समझ नहीं पाता था कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। यह सब भुलाने के लिए चेरी को मोबाइल पर गेम खेलने की लत पड़ गई। चेरी की इस हालत से उसकी माँ रिया बहुत परेशान है। चेरी, सुबह का नाश्ता तुमने अब तक नहीं किया? क्यों? तुमने तो प्रॉमिस किया था कि तुम खा लोगे। मैं कुछ पूछ रही हूँ चेरी, क्यों नहीं किया तुमने अब तक ब्रेकफास्ट? तुम्हें पता है 2 बज गए हैं, लंच टाइम हो गया है। खा लेना बेटा, थोड़ा सा तो खा ले। ये क्या हाल बना लिया है तूने? और ये तुम क्या फालतू की ड्राइंग करते रहते हो बेटा? बेटा जो हुआ वो रवि की किस्मत थी, ऐसा होना लिखा था। छोड़ ना उसको, जो हो गया उसको भूल जा। मुझसे कर ना बात, मैं हूं ना तेरी माँ। मुझे बता तो सही, मुझसे शेयर तो कर। क्या हाल बना लिया है तूने अपना? मुझसे बात कर ना, मुझसे। इस हाल में कितने दिन हो गए हैं तुझे, ना ठीक से खा रहा है, ना पढ़ाई पर तेरा फोकस है। क्यों अपना नुकसान करने पर तुला है? क्यों फिर से तुझे अपने पापा की पिटाई खानी है? हाँ भाई, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, मैं और चेरी आपस में बात कर रहे हैं। क्यों चेरी? पागल समझ रखा है क्या मुझे? बहुत दिन से तमाशे देख रहा हूँ। हाँ भाई बता, क्या चल रहा है?
कुछ पूछ रहा हूँ मैं बोल रही हूँ ना, कुछ नहीं। तुम चुप करो, मैं इससे बात कर रहा हूँ। इतने दिन से देख रहा हूँ, ड्रामा बना रखा है बस, पढ़ाई पर कोई ध्यान ही नहीं है तेरा। मेरी बात ध्यान से सुन, अगर तेरे एग्जाम में मार्क्स नहीं आए तो तेरी कमर तोड़ दूंगा मैं। नहीं पढ़ना मुझे। नाक में दम कर रखा है, नालायक, मुझसे जुबान लड़ाता है। ये ले। बस करो। बच्चा है वो, अभी सदमे में है। रवि और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं हाथ जोड़ती हूँ, उसे मत मारो प्लीज। तुम्ही ने इसे सर पर चढ़ा रखा है और कर लो इसे लाड प्यार। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर इसने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसकी परफॉर्मेंस कम नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ, मेरी जिम्मेदारी है, मैं देख लूंगी अपने आप। देखा आपने, रवि की मौत का कितना गहरा सदमा लगा है। अब तो इस बात को काफी दिन भी हो गए हैं, लेकिन रवि का आखिरी चेहरा चेरी के दिमाग में बस गया। वो पढ़ाई से बिल्कुल नफरत करने लगा, क्योंकि उसे लगता था कि इसी पढ़ाई ने उसके दोस्त की जान ले ली। इसलिए हर क्लास टेस्ट में चेरी कुछ नहीं लिखता था। तो मार्क्स कितने आने थे? 0। एक दिन क्लास टेस्ट खत्म होते ही सभी बच्चे टीचर्स को अपनी कॉपियां जमा करा रहे थे। चेरी, आज फिर एग्जाम में कुछ नहीं लिखा ना तुमने? अगर ऐसे ही चलता रहा तो भूल जाओ कि तुम्हारे फाइनल ईयर में अच्छे नंबर आने वाले हैं। चेरी, अच्छे नंबर नहीं तो अच्छा रिजल्ट नहीं, अच्छा रिजल्ट नहीं तो अच्छा करियर भी नहीं। मैं तुम्हें बार बार समझाती हूँ, लेकिन तुम समझने को तैयार ही नहीं हो। वाई? अगर जिंदगी बर्बाद ही करनी है तो कम से कम माँ बाप का पैसा तो बर्बाद मत करो। तुम्हें पता है तुम्हारी इन हरकतों से स्कूल का नाम भी खराब हो रहा है। अब प्रिंसिपल से तुम्हारी कंप्लेंट करनी ही पड़ेगी। बहुत हो गया, बस। टीचर से डांट खाने के बाद चेरी स्कूल में कहीं अकेला जाकर बैठ जाता है। तभी उसका दोस्त नक्षत्र उसे समझाने की कोशिश करता है। चेरी, 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 ऐसे कब तक चलेगा? क्यों तू अजीब से बिहेव कर रहा है? पढ़ाई पर से तेरा ध्यान बिल्कुल हट गया। तेरे मार्क्स भी अच्छे नहीं आ रहे। बोल ना, क्या हुआ? अरे अंकल आंटी भी तेरे इस बिहेवियर से बहुत परेशान है। तू कुछ बोलता क्यों नहीं चेरी? देख, मैं तेरा दोस्त हूँ, मुझसे अपने दिल की बात कहकर उसे हल्का कर सकता है। बता ना भाई, तू ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? नक्षत्र, अगर तू अपनी जिंदगी बचाना चाहता है तो इस स्कूल से भाग जा, भाग जा, भाग जा, वरना सब लोग मिलकर तुझे मार देंगे। जब नक्षत्र और चेरी बात कर रहे थे, तभी नक्षत्र ने रिहान को आते हुए देखा और चेरी से कहा, चेरी, भाग यहाँ से। लेकिन चेरी वहां से भागा नहीं। ओए, देख देख। अच्छा, चल रियान भैया को बताते हैं। हाँ, चल चल चल। रियान भैया, वो देखो चेरी। अच्छा, ओ गोल गोल अंडा आया, चेरी ने खूब खाया, खा के डकार मारे, बोले हमको मजा आया। अरे बोलो बोलो। गोल गोल अंडा आया, चेरी ने खूब खाया, खा के डकार मारे, बोले हमको मजा आया। ओहो, देखो तो आंखें लाल, लगता है गुस्सा आ गया अंडा चेरी को। अब क्या करेगा? मारेगा। मुझे तो डर लग रहा है। रिहान, यहाँ से चलते हैं, कहीं अंडा फूट ना जाए। चलो यहाँ से चलते हैं, पता नहीं क्या करने वाला है। मैं बताऊं, फिर से अंडा लाने वाला है।
तो अंडा फूट ही गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई क्लास के मॉनिटर को हाथ लगाने की? तेरी तो चेरी का क्लास में अच्छा परफॉर्म न करने की वजह से और उसके बिहेवियर को देखते हुए टीचर्स ने प्रिंसिपल से शिकायत कर दी। अगले दिन प्रिंसिपल ने चेरी के माता पिता को बुलवाया और कहा, देखिए, हम बहुत बार चेरी को समझा चुके हैं, मगर अब बात हाथ से बाहर निकलती जा रही है। बच्चों के साथ मारपीट करता है, क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करता और अब तो डराने भी लगा है। कहता है कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। पता नहीं कैसा अजीब सा बिहेव करने लगा है। चेरी अच्छा बच्चा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से क्लास में बैठता तो है, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं होता। खोया खोया ऐसा रहता है, ना कुछ लिखता है ना ही सुनता है। कहीं घर में आप दोनों झगड़ते तो नहीं? कभी उसकी वजह से ये सब? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है, आप हमें बताना नहीं चाहते या वो आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन बहुत सोचने समझने के बाद और दूसरे बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल कमेटी ने फैसला लिया है कि चेरी को स्कूल से रस्टिकेट करना पड़ेगा। हम चेरी के साथ और कंटिन्यू नहीं कर सकते। आई एम सॉरी। मैम प्लीज, उसका ये पूरा साल खराब हो जाएगा। प्लीज, ये बच्चा पहले ऐसा नहीं था, ये सिचुएशनल है। मैम प्लीज अंडरस्टैंड, थोड़ा सा उसे टाइम दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। मैम, मैं आपसे चेरी की तरफ से सॉरी बोलती हूँ एंड प्रॉमिस करती हूँ कि वो आगे से ऐसा कभी नहीं करेगा। हमें भी दुख है, लेकिन स्कूल कमेटी का नियम हमें मानना ही पड़ेगा। इस समय उसे स्कूल की नहीं, किसी काउंसलर की जरूरत है। यू मे लीव नाउ। थैंक यू। नहीं मैम, ऐसा मत कीजिए। यही करने के लिए भेजा था तेरे को स्कूल में। अब लोग तुझे पागल कहेंगे और मुझे कहेंगे पागल का बाप। घर चल, तेरा भूत उतारता हूँ। मिस्टर शेखर, प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द स्कूल। भाड़ में गया तुम्हारा स्कूल। पैसा कमाने का धंधा बना रखा है। नॉनसेंस, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। प्रिंसिपल ने कहा चेरी को स्कूल की नहीं, काउंसलर की जरूरत है। तो यह सोचकर चेरी की मां बहुत घबरा गई और उसी दिन से वह उसे काउंसलर के पास लेके जाने लगी। लेकिन आज इतने दिनों के बाद काउंसलर के साथ एक अजीब घटना हुई। हेलो चेरी, आप कैसे हो बेटा? वैसे तुम्हारा नाम मुझे बड़ा पसंद है, चेरी। वैसे इसका स्कूल नेम चिराग है। आई नो, बट चेरी नेम इज सो स्वीट, राइट चेरी? चेरी, आंटी को जवाब दो, वो कुछ पूछ रहे हैं बेटा। रिया, आई नीड 2 minutes विद चेरी। श्योर, मैं बाहर वेट करती हूँ। चेरी, तुम मुझसे खुल के अपने दिल की बात बता सकते हो। जो भी तुम्हारे अंदर चल रहा है वो मुझे बताओ, घबराओ मत। बताओ चेरी। चेरी, हम हर बार मिलते हैं और तुम बात ही नहीं करते। आई प्रॉमिस, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छे बच्चे हो और ये भी जानती हूँ कि रवि तुम्हारे अच्छे फ्रेंड थे, है ना? तुम्हें रवि की बहुत याद आती है ना? तुम अंदर ही अंदर घुट रहे हो चेरी। किसी से बात नहीं करोगे तो ये दर्द बढ़ता ही जाएगा। तुम बहादुर हो, रवि के जैसे नहीं। मार देंगे, सबको मार देंगे, सबको मार देंगे, सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। चेरी, कौन मार देंगे? कौन मर जाएगा? ये क्या बोल रहे हो? सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं, स्कूल में सब मर जाएंगे। चेरी, आप सब लोग पागल हैं, आप भी, मम्मी भी, स्कूल वाले भी, सब पागल हैं। घबराओ मत, गार्ड बाहर नहीं जाने देगा। देखो रिया, तुम्हें थोड़ी हिम्मत रखनी होगी। क्या हुआ है चेरी को मीरा? वो ऐसा नहीं है, बस थोड़ा परेशान है, वो ठीक तो हो जाएगा ना? मीरा,
मीरा बताओ क्या हुआ है चेरी को? उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं। नॉर्मली इंसान अगर डिप्रेस्ड होता है तो कुछ समय में वो बाहर निकल आता है, लेकिन चेरी का केस कुछ अलग है। आज पहली बार उसने कुछ बोला और कहा कि स्कूल वाले उसे मार देंगे। देखो रिया, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगी। चेरी को ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा और हो सकता है कि वो लाइफ टाइम ऐसा ही रहे। तुम्हें जल्द से जल्द उसका मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक कि तुम्हें और डिले करना चाहिए। तुम इसे कभी अकेला मत छोड़ो। और हाँ, एक ज़रूरी बात, ज़बरदस्ती अभी इसे कुछ करने को मत कहो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। चेरी की हालत गंभीर थी, लेकिन शेखर इस बात को समझ नहीं रहा था। डॉक्टर के यहां से जब रिया घर वापस पहुंची तो शेखर ने पूछा, क्या कहा डॉक्टर ने? तुम्हें कुछ दिख रहा है? इसकी हालत कितनी गंभीर है। रवि के चले जाने का बहुत गहरा सदमा लगा है इसे। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। प्रॉमिस में शेखर कि तुम इस पर कभी हाथ नहीं उठाओगे। मैं तो इसके भले के लिए। नहीं चाहिए भला। बच्चा घुट घुट के मर रहा है और हम उसकी मानसिक स्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं। उसे कुछ और चाहिए जो ना हम दे पा रहे हैं, न स्कूल, न वो डॉक्टर जिनके चक्कर में पिछले कई दिनों से लगा रही हूँ। कुछ नहीं हो पाया अब तक। जैसे तुम कर रही हो भी नहीं पाएगा कभी ठीक। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। प्लीज। अगले दिन अपने बेटे की चिंता में रिया घर से मार्केट के लिए निकलती है। तभी उसे उसकी दोस्त जो इस्कॉन की भक्त है उससे मुलाकात होती है। आलू ले ले, टींडे ले ले, घिया ले ले, कद्दू ले ले, अदरक ले ले, तोरी ले ले, गाजर ले ले, मूली ले ले, शलगम ले ले, पालक ले ले, लहसुन ले ले, मेथी ले ले, गोभी ले ले, प्याज ले ले, चुकंदर ले ले, मूंगर ले ले, मटर ले ले, साग ले 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 ले। भैया आलू कैसे दिए? 80 रुपए धड़ी है बहन जी, ले लो। 5 किलो कर दूं? अरे रिया, हरे कृष्णा, इतने दिनों बाद मिल रही हो, कैसी हो? बस ठीक ही हूँ। आप सुनाओ कैसे चल रहा है सब? अरे फुर्सत ही नहीं मिलती। पहले घर में सेवा करो, फिर मंदिर में भगवान की कृपा से सारा दिन सेवा में लगी रहती हूँ। खैर मेरी छोड़ो, तुम सुनाओ। क्या हुआ रिया, तुम कुछ परेशान लग रही हो? सब ठीक तो है ना? पूछने पर रिया ने वृंदावनेश्वरी से अपने दिल का हाल कह सुनाया। तब वृंदावनेश्वरी उससे कहती है, तुमने बताया तक नहीं कि घर में इतनी बड़ी परेशानी चल रही है। वैसे तुम मुझे अपना दोस्त कहती हो। बहन जी आलू तोल दूं क्या? भैया अभी नहीं चाहिए, रहने दो। देखो रिया, इस संसार में अगर शरीर में कोई बीमारी लग जाए ना तो उसके डॉक्टर हर मोहल्ले, हर नुक्कड़ में मिल ही जाते हैं। लेकिन अगर मन में कोई बीमारी लग जाए तो उसका इलाज मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके डॉक्टर और हॉस्पिटल बहुत ही रेयर है। एक हॉस्पिटल मैं जानती हूँ जहाँ मन का इलाज किया जाता है। बताना फिर कौन सा हॉस्पिटल? वही इस्कॉन। मैं न जाने कितनी बार तुमसे कह चुकी हूँ और अब सच कहूँ तो थक भी चुकी हूँ। लेकिन आज चेरी की खातिर आखिरी बार हाथ जोड़कर तुमसे विनती करती हूँ, एक बार, बस एक बार चेरी को लेकर इस्कॉन मंदिर चलो। वहाँ का माहौल ही डिफरेंट है। हरे कृष्णा महामंत्र का मधुर कीर्तन, भगवान के दिव्य दर्शन, खिले हुए चेहरे और उत्सव का माहौल। इसके अलावा इतना स्वादिष्ट प्रसाद कि मन भी तृप्त हो जाए। और तो और वहाँ चेरी के उम्र के भी बच्चे होते हैं, उसे अच्छा लगेगा। शायद वो हंसी जो उसके चेहरे से खो गई है वो फिर से लौट आए। क्या हम एक बार, बस एक बार
उस बच्चे के लिए ट्राई नहीं कर सकते? मैंने तो कई जगह ट्राई किया है वृंदा। अपने बच्चे के लिए कुछ भी करूंगी। मैं इस्कॉन जरूर आऊंगी, चाहे इस बार मुझे कुछ भी करना पड़े। शेखर को रिया का इस्कॉन जाना पसंद नहीं था और शायद यही कारण था कि रिया वृंदावनेश्वरी के कहने पर अब तक इस्कॉन नहीं गई थी। लेकिन अब वह सिर्फ चाहती थी कि किसी तरह चेरी ठीक हो जाए। उसे और किसी चीज की परवाह न थी। इसी आशा से एक और उम्मीद लिए रिया वृंदावनेश्वरी के कहने पर चेरी को इस्कॉन लेकर आती है। वहाँ भगवान के नामों का मधुर कीर्तन हो रहा है। कुछ बच्चे नाच रहे हैं, कुछ बजा रहे हैं और कुछ गा रहे हैं। हरे राम। तभी उनमें से एक बच्चा चेरी के पास गया राम राम और उसका हाथ पकड़कर हरे अपने साथ नचाने लगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। चेरी को इस तरह नाचते हुए देखकर रिया ने वृंदावनेश्वरी से कहा, थैंक यू वृंदा। थैंक यू तो तुम्हें जो तुम चेरी को यहाँ लेकर आई। बहुत दिनों बाद उसे मोबाइल से दूर होकर इस तरह खुश होते हुए देखा है। अच्छा एक बात बता, क्या ये बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं? ये बच्चे गौरांग गुरुकुल में पढ़ते हैं। गुरुकुल मतलब वहाँ सिर्फ इनको संस्कृत वगैरह पढ़ाई जाती है? थोड़ा डिफरेंट स्कूल है क्योंकि बच्चों के मार्क्स के साथ साथ कैरेक्टर पर भी ध्यान दिया जाता है। आम स्कूलों की तरह हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस तो पढ़ाए ही जाते हैं, साथ साथ बचपन से ही श्रीमद् भगवद गीता जैसे महान ग्रंथ भी पढ़ाए जाते हैं, जिससे हम वास्तविक जीवन जीना सीखते हैं। अच्छा, मैं चेरी के लिए ना एक नया स्कूल ढूंढ रही हूँ। क्या मैं वहाँ भी बात कर सकती हूँ? अरे हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हें कांटेक्ट नंबर भेजती हूँ, इनसे बात कर लेना, सारी डिटेल्स बता देंगी। ट्राई करके देख लेती हूँ। पता नहीं क्या होगा चेरी का, बहुत टेंशन है। पता नहीं गुरुकुल इसके लिए सही रहेगा या नहीं। मुझे 1 मिनट देना बस। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। टेंशन क्यों लेनी है, खुल तो गया है हमारा गुरुकुल। सारे के सारे मिलकर चले अब गौरांग गुरुकुल। भक्तों का संग है, मस्ती भी फुल है, मिलकर जपे हम सारे के सारे मिलकर चले अब गौरांग गुरुकुल। धोती कुर्ता तिलक लगा के ध्यान से करते माला, मंगल आरती रोज करते मिलकर नाचे गाए, अर्च विग्रह की सेवा करते सुनते गौर कथाएं। ला 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 ला। उज्जवल हो रहा जीवन, ये शिक्षाएं ऐसी मिली। ला 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 ला। भक्तों का संग है, मस्ती भी फुल है, मिलकर जपे हम सारे।
गौरांग गुरुकुल के बच्चों को देखकर रिया के मन में एक उम्मीद जागी। शेखर को बिना बताए वो पहुंच गई गौरांग गुरुकुल चेरी के एडमिशन की पूछताछ करने। पर क्या शेखर चेरी का एडमिशन गौरांग गुरुकुल में होने देगा? गौरांग गुरुकुल के बच्चों को देखकर रिया के मन में एक उम्मीद जागी। शेखर को बिना बताए वो पहुंच गई गौरांग गुरुकुल। रिया ने गौरांग गुरुकुल के बारे में पूछताछ की। तब वहां की एक अध्यापिका गौरांग गुरुकुल की स्पेशल क्वालिटीज बताती हैं। अच्छा लगा सुनकर। प्लीज फॉरगिव मी इफ आई एम सो डायरेक्ट, बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई एम आस्किंग कि यहाँ से पढ़ने के बाद बच्चे आगे के कोर्सेज कर सकते हैं? क्यों नहीं माता जी, बच्चे यहाँ से निकलकर कोई भी ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं। बल्कि हमारे यहाँ से बच्चे पढ़कर अच्छे अच्छे कोर्स कर रहे हैं। आप चाहे तो उनसे मिल भी सकते हैं। आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ये सब गुरु और गौरांग की कृपा है माता जी। माता जी, बातों बातों में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज तो बताना ही भूल गई। गुरुकुल के कुछ नियम हैं कि बच्चा कोई टीवी नहीं देखेगा, मोबाइल, यूट्यूब, इंटरनेट, किसी चीज का भी उसको एक्सेस नहीं होना चाहिए। दूसरा,
घर में प्याज, लहसुन, मांस ये सब नहीं बनना चाहिए। घर में केवल भगवान को भोग लगाकर ही खाना है। चौथा, सुबह शाम श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य लीला इन सब की क्लासेस अटेंड करना मस्ट है। अभी जो नियम मैंने आपको बताए, आपको भी उन नियमों का पालन करना होगा। हमें? लेकिन हमें क्यों? क्योंकि माता जी, बच्चे पर सबसे ज्यादा प्रभाव माता पिता का ही पड़ता है और हम जैसा आचरण करते हैं वो भी वैसा ही करते हैं। इसलिए हमारा नियमों का पालन करना ज्यादा जरूरी है। समस्या यही है कि हम चाहते हैं कि बच्चा बदले, लेकिन हम खुद नहीं बदलना चाहते। और वैसे भी ये सारे नियम किसी धर्म विशेष के नहीं, बल्कि इंसान बनने के नियम हैं। और जब हॉस्टल से बच्चा घर जाता है और देखता है कि उसके मम्मी पापा भी इन नियमों का पालन कर रहे हैं, तो उसका विश्वास और बढ़ जाता है। ठीक है, बताती हूँ क्या पॉसिबल है और क्या नहीं। अभी मुझे चिराग के पापा से भी डिस्कस करना होगा। नो प्रॉब्लम माता जी, आप बात करके बता दीजिएगा। ठीक है मैम, अब मैं चलती हूँ। राधे राधे एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। अरे नहीं नहीं माता जी, ऐसा मत कहिए, ये हमारी सेवा है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। गौरांग गुरुकुल के बारे में सुनकर रिया बहुत प्रसन्न थी और वह पूरी तरह से कन्विंस हो गई थी कि चेरी के लिए गौरांग गुरुकुल से अच्छा स्कूल कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन जब इस बात को वह शेखर को बताने पहुंची। शेखर, आई नीड टू टॉक टू यू। Do you imagine? I have lot of work to do. Can we talk later, please? मुझे ना बस 2 मिनट बात करनी है आपसे। बोलो। मैंने चेरी के लिए एक नया स्कूल ढूंढा है, मुझे वो काफी अच्छा लगा। दिल्ली एनसीआर के टॉप मोस्ट स्कूल में एडमिशन कराया था उसका। मेरी 50% सैलरी फीस थी उसकी। वहां तो पढ़ नहीं पाया। इससे बेटर स्कूल क्या होगा? बाय द वे, मैंने ट्रस्टी से बात की है, थोड़े दिनों में उसी स्कूल में वापस से एडमिशन हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। वो इस स्कूल में नहीं पढ़ पाएगा। तुमने देखा नहीं उसकी क्या हालत थी? तो कौन सा स्कूल देख कर आई हो जिसमें ये नवाब पढ़ पाएंगे? गौरांग गुरुकुल। गौरांग गुरुकुल? मैंने तो कभी नहीं सुना। एंड व्हाट डू यू मीन बाय गुरुकुल? क्यों किसी गुरुकुल में बच्चे को डालकर उसका जीवन बर्बाद करना चाहती हो? जीवन बर्बाद मतलब? अरे उसे क्या पंडित बनाना है जो घर घर जाकर सत्यनारायण की कथा कराए और 150 जो भी मिले उसमें अपना घर चलाए? बदनामी कराने पर तो लियो। कुछ बोलने से पहले ना पूरी बात सुन लीजिए। ये आम स्कूलों की तरह ही है, लेकिन साथ में मोरल वैल्यूज भी सिखाता है। मार्क्स के साथ साथ बच्चे के कैरेक्टर पर भी फोकस किया जाता है, जो आजकल स्कूलों में और वो तुम्हारे 50% सैलरी वाले स्कूल में नहीं किया जाता। इसीलिए मैंने चेरी के लिए गौरांग गुरुकुल फाइनल कर लिया है। तुम मुझसे पूछ रही हो या बता रही हो? आज तक तो सिर्फ पूछा था, पर अब बता रही हूँ। करो फिर अपने मन की। उस लड़के की जिंदगी खराब कर दो, कहीं बाहर नौकरी करने लायक बचे ना, ऐसा बना दो उसे। आपसे तो बात करनी ही बेकार है। हाँ तो मैंने कब कहा? काम करने दो, जाओ यहाँ से। शेखर से बात करके रिया हो गई कंफ्यूज। चेरी का एडमिशन गौरांग गुरुकुल में करें या ना करें, इस असमंजस में पड़ गई। हम भी कभी ऐसी असमंजस में पड़े तो हमें क्या करना चाहिए? अरे भक्तों की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से हमारे भले के लिए सलाह देते हैं। यही काम रिया ने सही किया कि इस कंफ्यूजन को दूर भगाने पहुंची वृंदावनेश्वरी के घर और उससे कहा, हरे कृष्णा वृंदा। अरे रिया तुम? हरे कृष्णा। डोंट टेल मी कि तुम गौरांग गुरुकुल विजिट करके आ चुकी हो और चेरी का एडमिशन करने के लिए रेडी हो गई हो। हाँ, गई थी गौरांग गुरुकुल। मुझे वहाँ सब कुछ अच्छा लगा। बच्चों के लिए माहौल है, अनुशासन है, वैल्यूज है, स्पिरिचुअलिटी है। मैंने वहाँ बच्चों से बातें भी करी। सारे बच्चे बहुत खुश थे। यू नो, छोटे छोटे बच्चे भी थे वहाँ पर। दे ऑल आर सो हैप्पी। इट वॉज लवली एंड डिवाइन एक्सपीरियंस। सब कुछ ठीक है, लेकिन आज एक बात पर मेरी इनसे लड़ाई हो गई। किस बात पर? अरे पूछ रहे थे कि क्या मेरा बेटा आगे चलकर गुरुकुल से पढ़ के एक अच्छी जिंदगी जी पाएगा, मतलब एक अच्छी नौकरी, करियर, लाइफस्टाइल। थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ। फालतू बातें सुनकर ना कंफ्यूज ही होंगे तुम्हारे। अरे ये आम स्कूलों की तरह ही है एंड यू विल गेट बोर्ड मार्कशीट जो किसी भी हायर स्टडीज करने के लिए एप्लीकेबल है। सो डोंट वरी। और अगर फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं है ना, तो मैं तुम्हें गुरुकुल के कुछ एल्यूमिनाई स्टूडेंट से भी मिलवा दूंगी।
इस तरह वृंदा ने रिया की कंफ्यूजन को दूर किया और आखिरकार शेखर की मर्जी के खिलाफ जाकर रिया ने चेरी का एडमिशन गौरांग गुरुकुल में करा ही दिया। अब कुछ दिन बीत गए हैं। आइए अब आपको लेके चलते हैं गौरांग गुरुकुल में। सुबह सुबह बच्चे नहा धोकर जप कर रहे हैं और कुछ प्रभु जी अपनी साधना के साथ साथ उन्हें कैसे संभालते हैं खुद ही देख लीजिए। इवान, बेटा अपनी धोती ठीक करो। प्रभु जी कैसे करूं? ये भी रेड। अब तो हो गई माला। आओ, इधर आओ इवान। मधुराम, धोती क्यों नहीं पहनी? प्रभु जी धोती मिल नहीं रही थी। बहुत अच्छी बात है। अंडरवेयर पहना है? जी प्रभु जी। दिखाओ। ओ, ऊपर करो। हरी बोल, इतनी आवाज क्यों आ रही है? कुछ पढ़ाई कर लो या होमवर्क कर लो। कुछ नहीं है तो माला ही कर लो। अब आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की भी। आधुनिक, आप ऐसे ही खड़े रहोगे? कुछ नहीं। सॉरी, साधना में लीन थे आप, मैंने विघ्न डाल दिया। लगे रहो। ये तो शरीर नहीं प्रभु जी, आत्मा है। हम आत्मा नहीं प्रभु जी, महात्मा है। प्रभु जी, किसी ने पॉट में ब्रश डाल दिया। क्या? हाँ प्रभु जी, उसमें पानी ब्लॉक हो गया है और ब्रश दिख रहा है। जाकर देखना प्रभु जी किसने किया है। छी, सुबह सुबह भगवान के दर्शन करने चाहिए और तुम पॉटी दर्शन कराने ले जा रहे हो। एक बार तो जाकर देखो प्रभु जी, ब्रश साफ साफ दिख रहा है, पीले पीले पानी में। मुंह बंद करके चलो गुरुराम। जी प्रभु जी, मैं प्रयास करूँगा। अरे घबराइए नहीं, ऐसा तो कुछ ना कुछ रोज होता है। पर अच्छी बात यह है कि हर दिन बच्चा कुछ सीखता है कि क्या करने पर प्राइज मिलेगा और क्या करने पर पनिशमेंट, मतलब क्या सही और क्या गलत। साथ ही कुछ भक्त बड़े ही प्रेम और उत्साह से इन बच्चों की सेवा कर रहे हैं ताकि श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रचार मिशन आगे बढ़ सके। हम सब उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। इसी भीड़ में चेरी सबसे अलग उदास बैठा था। तभी उसे एक प्रभु जी ने आवाज लगाई। चेरी, क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठी हो? माँ की याद आ रही है। यहाँ आओ। क्या हुआ? बताओ, क्यों आ रही है माँ की याद? वो आलू के परांठे अच्छा बनाती है। बस इतनी सी बात। बच्चों, सब इधर आओ। आज आपका इवनिंग का मेन्यू है आलू का पराठा प्रसाद। हरी हरी। चलो अब मंगल आरती करोगे? इस तरह भक्तों ने हर संभव प्रयास किया कि चेरी को घर की कमी ना खले। चेरी में बदलाव होंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अब चलकर देखते हैं कि पढ़ाई को लेके चेरी का क्या रवैया है। चलो सब अपनी अपनी बुक निकालो। माता जी, किसकी बुक निकालनी है? बेटा, किसका पीरियड चल रहा है? माता जी, आपका। बेटा, मेरा मतलब किस सब्जेक्ट का पीरियड चल रहा है? माता जी, इंग्लिश का। तो बेटा, इंग्लिश की क्लास में मैथ्स की बुक थोड़ा निकालोगे? जी माता जी, इंग्लिश की बुक निकाल ली। माता जी, मैं आई गो टू वॉशरूम। मेरे आने से पहले क्या सो रहे थे? जाओ जल्दी आना। जी माता जी। अच्छा ये बताओ, होमवर्क कौन कौन करके लाया है? वेरी गुड, दिखाओ। माता जी, वो ना मेरी बुक मिल नहीं रही, आप मेरे बैग से निकाल सकती हो प्लीज?
ये लो, अब जाओ और बैठो। बाकी सब अपना होमवर्क निकालो। माता जी, may I go to drink water? ओके, गो। माता जी, एक बात बोलूं? यस, व्हाट हैपेंड? माता जी, मैं ना होमवर्क करना भूल गया। माता जी, पेट में दर्द हो रहा है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ओ कृष्ण, ये क्या हो रहा है? कभी किसी को वॉशरूम जाना है, कभी किसी को पानी पीना है। बस अब ये बहाने बनाना बंद करो। अब कोई भी बच्चा कहीं नहीं जाएगा। अच्छा तुम ये बताओ कि तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? माता जी, मैं स्कूल से 2 बजे घर गया, फिर प्रसाद पाया, फिर उसके बाद मुझे नींद आ गई, मैं सो गया। उठने के बाद मेरा खेलने का टाइम हो गया था, तो मैं खेलने चला गया, और फिर माँ जी रात हो गई, मैं सो गया। वाह, वेरी गुड। खेलना नहीं बोलते, प्रसाद पाना नहीं बोलते, लेकिन हमेशा की तरह होमवर्क करना भूल जाते हैं। चलो हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। टेरी, आपने होमवर्क किया? नहीं। क्यों नहीं किया बेटा? मुझे नहीं पढ़ना, तो ज्यादा पढ़ता है वो मर जाता है। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा नहीं है। मर वो जाते हैं जो समाज में कुछ साबित करना चाहते हैं, पर वो कर नहीं पाते। लेकिन जो भगवान की सेवा के लिए अपनी पढ़ाई को लगाते हैं, वो कभी मरते नहीं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। देखो, मैंने भी पढ़ाई की, पर मैं क्या मर गई? चलो आप सब स्कूल के बाद एक्स्ट्रा क्लास में आना। जिसका होमवर्क नहीं हुआ, मैं हेल्प कर दूंगी। टीचर ने चेरी को समझाने की कोशिश की, लेकिन शायद उसके घाव अभी भरे नहीं थे। खैर, अब हम देखते हैं कि कैसे गुरुकुल के टीचर इस ब्रह्मांड का सबसे मुश्किल कार्य करवाते हैं, बच्चों से माला करवाना। तुम लोग तो हरे कृष्णा बोलोगे नहीं, मैं ही बोल देती हूँ। हरे कृष्णा बच्चों। हरे कृष्णा माता जी। अच्छा चलो सब अपनी अपनी माला निकालो, माला करना स्टार्ट करते हैं। ओके माता जी। हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम राम हरे। बेटा, कीर्तन करते वक्त तो तुम्हारी आवाज निकलती नहीं, माला करते वक्त ही तुम्हें सारी ट्यून्स याद आती है। कितनी बार कहा है कि गा गा कर माला मत करो। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे बेटा, ये समय माला करने का है, खेलने का नहीं। ओके माता जी। माला हो गई आप सबकी? ओके, आप सबके लिए एक गुड न्यूज है। हरी बोल। क्या गुड न्यूज है माता जी? क्योंकि आप सबके यूटी में अच्छे नंबर आए थे, इसलिए मेरी तरफ से सभी को पिज्जा पार्टी। हरी हरी। थैंक यू माता जी। देखा आपने कैसे गौरांग गुरुकुल के अध्यापक पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये बच्चे शील प्रभुपाद के सच्चे सैनिक बन सकें और प्रचार कार्य को पूरे विश्व में फैला सकें। लेकिन एक सैनिक अभी उदास है। क्यों भाई? चलिए देख लेते हैं। अरे क्या हुआ चेरी, रो क्यों रहे हो? मुझे घर की याद आ रही है। बस इतनी सी बात। आज मेरे घर चलो, हम ढेर सारी मस्ती करेंगे, प्रसाद पाएंगे और वहीं सो जाएंगे, ठीक है? बोलो ठीक है, चलोगे ना घर? हाँ। इस तरह
एक भक्त चेरी को अपने घर ले जाते हैं ताकि उसे घर की याद ना आए। अब देखना यह है कि क्या चेरी को उन भक्त का घर अपने घर जैसा लगेगा या नहीं। यहाँ बैठो। और ये लो तुम्हारे लिए ठंडी ठंडी सोडा शिकंजी। और ये तुम्हारे लिए गिफ्ट। सॉक्स? आपको कैसे पता कि मेरे सॉक्स फट गए थे? भगवान सब बता देते हैं उनके भक्त को क्या चाहिए। भगवान अपने भक्त की जरूरतों का ध्यान रखते हैं। थैंक यू प्रभु जी फॉर द गिफ्ट। मुझे नहीं, कृष्ण को बोलो। थैंक यू कृष्णा। अच्छा ये बताओ, जब आप सोते थे तो आपकी माँ क्या करती थी? वो मेरे सर पर हाथ फेराकर मुझे कहानी सुनाती थी। मैं सुनाऊं तो आप सुनोगे? हाँ, सुनूंगा। इस तरह भक्त ने चेरी को प्रलंबासुर की कहानी सुनाई। शील प्रभुपाद कहते थे कि एक भक्त बनाने में कई गैलन खून बहाना पड़ता है, बहुत प्रेम देना पड़ता है, लेकिन पता नहीं क्या चेरी के हृदय में प्रेम का बीज डला या नहीं। चलिए अब चलते हैं हॉस्टल की करता धरता कस्तूरी माधवी माता जी के पास और देखते हैं बच्चे वहाँ क्या धमाल मचा रहे हैं। ये लो अपने सुबह के कपड़े। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मनु, ये लो अपने कपड़े। माँ जी, सुबह नहाने के बाद पहनना है। नहीं, अभी पहन के सो जाओ। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं पहन के आता हूँ। इधर आइए जरा, तुझे मैं बताती हूँ। ये मैंने ना सुबह नहाने के बाद पहनने के लिए दिए, समझे? ओके ठीक है माता जी। जुगनू, ये आपके कपड़े। ठीक है माता जी। और ये धोने के लिए। ये तुम्हारा तो नहीं लग रहा, किसका है ये? माता जी, मुझे अपना मिला नहीं था तो मैंने शैया पे बुका पहन लिया। बहुत अच्छा किया बेटा, कभी तो अपने कपड़े पहन लिया करो। जी माता जी, मैं प्रयास करूँगा। कस्तूरी माधवी, मेरा अंडरवेयर नहीं मिल रहा है, क्या तुमने देखा? मिलेगा कहाँ से? ये रहा, धो लो, सुखा लो और पहन लो। हे भगवान, अब नया ही पहन लेता हूँ। जी। चेरी, आपकी मम्मी का फोन आ रहा है। हरे कृष्णा चेरी। अरे कृष्णा। अरे क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? आपकी याद आ रही है माँ। बेटा, वहाँ सब आपको बहुत प्यार करते हैं और मैं क्या दूर थोड़ी हूँ। आपसे मिलने आती रहूंगी बीच बीच में। आप झूठ बोलती हो, आती नहीं हो। मैं अपने बेटे से भला झूठ क्यों बोलूंगी? मैं पक्का तुझसे मिलने के लिए आऊंगी। पापा अब भी मुझसे नाराज है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो भी तुझे मिस करते हैं। अब तो मुझे यकीन हो गया कि तुम झूठी हो। चेरी की बातें सुनकर मां से रहा न गया और वह गुरुकुल उससे मिलने के लिए आ गई। लेकिन चेरी घर जाने की जिद करने लगा। मां उसे समझा बुझाकर थोड़े दिनों में वापस गुरुकुल भेज देगी, यह कहकर कुछ दिन के लिए उसे घर ले गई। अगर किसी की जिंदगी में विलन ना हो तो कहानी अधूरी रह जाती है। रिया की जिंदगी के विलन हैं उसके पड़ोसी गुप्ता और गुप्ताइन। आइए पहले इनसे मिल लेते हैं, फिर इनका इंट्रोडक्शन करते हैं। जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है। जिसकी बीवी लंबी, हाँ जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है। कोठे से लगा दो, अरे कोठे से लगा दो, सीढ़ी का क्या काम है। कोठे से लगा दो, सीढ़ी का क्या काम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। नाग और नागिन की तरह हैं दोनों, दिखाएंगे ऐसे जैसे सबसे बड़े हितैषी हैं।
जिस घर में जाते हैं ऐसा जहर फैलाते हैं कि लड़ाई ना हो। ऐसा हो नहीं सकता। पहुंच गए दोनों रिया के घर डसने के लिए। अरे भाई साहब, एक बात कानों तक आई। सुना है आपने चेरी का एडमिशन किसी गुरुकुल में करवा दिया है? जी हाँ भाई साहब, और ऐसे वैसे गुरुकुल में नहीं, गौरांग गुरुकुल में। आप चाहें तो जाकर मोहल्ले में ढिंडोरा पीट दीजिए, जैसे कि आपकी आदत है। रिया, अरे छोड़िए भाई साहब, झगड़ा मत कीजिए। हमने तो बस आपसे अपना समझकर बात कही। देखिए, हमें नहीं पता आपके क्या हालात रहे होंगे, लेकिन चेरी का सुना तो सच में दिल को धक्का लगा। और नहीं तो क्या, बच्चा इतना होशियार है, इतने अच्छे नंबर लाता था, क्या जरूरत थी उसे चोटी रखने की और ढोल मंजीरा लेकर घूमने की। और फिर आजकल की दुनिया देखिए, कंपटीशन कितना है, जेई, नीट, सब कुछ तो चल रहा है। गुरुकुल में पढ़कर चेरी क्या करेगा? कथा सुनाएगा या फिर शादी वादी में मंत्र फूकेगा? अजी हमें तो लगता है आगे जाकर कोई इससे शादी भी नहीं करेगा। कौन देगा अपनी बेटी ऐसे चोटीदारी पंडित को? मेरे बेटे को देखो, लंदन चला गया पढ़ने। मैं तो बहुत खुश हूँ। देखिए भाई साहब, अगर कोई पैसे की मजबूरी है, कुछ दिक्कत है तो आप बताइए। हम तो आपको अपना ही समझते हैं, जितना आ सकेगा मदद करेंगे। बस चेरी को किसी अच्छे अंग्रेजी स्कूल में डाल दीजिए। बस बहुत सुन लिया मैंने। भाई साहब और बहन जी, हम आपकी इज्जत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते चले जाएंगे। चलिए अब घर से निकल जाइए, बहुत बोल चुके आप। जाइए, दरवाजा खुला है। हमारे घर में आकर के आग मत लगाइए। रिया, क्या रिया? ये इतना बकबक कर रहे हैं और तुम चुपचाप बैठकर सुने जा रहे हो। अपनी जुबान संभाल कर बात करो रिया। अरे रहने दीजिए भाई साहब, वैसे भी अब हमारे जाने का समय हो गया है। अच्छा, अब हम चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार भाभी जी। आई बड़ी, खलाई का तो जमाना ही नहीं है। किस किस का मुंह बंद करोगी रिया? हर कोई पूछ रहा है कि तुम्हारा बेटा स्कूल क्यों नहीं जाता, चोटी क्यों रखी है, क्या बाबा जी बनने वाला है? पूरे मोहल्ले में मेरी हंसी उड़ रही है। सर झुका कर निकलता हूँ अब मैं बाहर। बदनाम करा दिया तुमने मुझे। बदनाम हुआ है तुम्हारा अहंकार शेखर, तुम्हें नहीं दिखता? हमारा बच्चा बच गया, कितनी बड़ी मुसीबत में था वो। धीरे धीरे उस गहरे सदमे से निकलने का प्रयास कर रहा है। तुमसे तो बात ही करनी बेकार है, करो जो करना है। इसी बीच चेरी घर से बाहर निकलकर पार्क में अपने दोस्त नक्षत्र से मिलने जाता है। नक्षत्र तो नहीं मिला, लेकिन रिहान और उसके दोस्त चेरी के सामने आ जाते हैं। आगे क्या होता है आइए देखते हैं। अरे ये तो वही लग रहा है। कौन? अरे वही। अच्छा अच्छा अच्छा, जीरो जुलाई, यही है वो बंदा। चेरी, अबे ये क्या हो गया? गंजा हो गया? कोई बाबा बाबा बनने का कोशिश कर रहा है क्या? अरे मेरी मम्मी बता रही थी ये किसी गुरुकुल में पढ़ता है। अच्छा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तू कुछ बोलता क्यों नहीं? अच्छा, अब भी मुझसे नाराज है? अब आपने इसको इतने अच्छे स्कूल से निकलवा दिया तो नाराज तो होगा ही ना। अच्छा चल भाई, माफ कर दे, गलती हो गई, अब से हम फ्रेंड्स। अरे चेरी, बढ़ा ले हाथ, फिर नहीं मिलेगा साथ। अच्छा ये सब छोड़, देख मैं तुझे ऐसी चीज पिलाता हूँ जिससे तेरी सारी फिक्र जलकर राख हो जाएगी। सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के कॉलर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के, सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के, सोचना है क्या जो होना है होगा, चल पड़े हैं फिक्र यार धुएं में उड़ा के। चेरी से यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वह घर में आकर उदास बैठ जाता है।
तब उसकी माँ उससे पूछती है, चेरी, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? क्या हुआ? इसने कुछ कहा क्या? माँ। हाँ चेरी, मैं यही हूँ, बोलो क्या हुआ? माँ, मुझे गुरुकुल की याद आ रही है, मुझे भक्तों की याद आ रही है, मुझे गुरुकुल वापस जाना है। हाँ बेटा, बस इतनी सी बात, तो आप रो क्यों रहे हो? हम चलेंगे ना गुरुकुल, मैं तुम्हें कल ही गुरुकुल छोड़ दूंगी। चलो अब रोना बंद करो। मुझे आज रियलाइज हुआ माँ कि कैसे गौरांग गुरुकुल ने हम सबको गंदी आदतों से बचा रखा है। कैसे वो भक्त मुझे वो वचन याद दिला रहे हैं जो कभी मैंने माँ के गर्भ में लिया था। कैसे वो मेरी हेल्प कर रहे हैं कि मैं उस वचन को निभा पाऊं। माँ, मुझे आज एहसास हो गया माँ कि वैष्णवों के बिना कोई जीवन नहीं है। माँ, कोई जीवन नहीं है। रिया चेरी को गुरुकुल छोड़ने जाती है। चेरी भक्तों को याद करता है, उनके साथ बीते पलों को याद करता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि उसके जीवन में भक्तों का होना कितनी बड़ी कृपा है। हमारे पास जो होता है हम उसकी कदर नहीं करते, और जो हमारे पास नहीं होता उसके लिए रोते हैं। ये चेरी की नहीं बल्कि हम सब की कहानी है। मां के गर्भ में मैं था, वचन मैंने लिया। माँ के गर्भ में मैं था, ये वचन था लिया। बेहद कष्ट में मैं था, तब वचन ये लिया। अपने कर्मों के कारण माँ का गर्भ है मिला। दुष्कर्मों के कारण यह नरक है मिला। बचा लो मुझे तुम, अब सहा जाए ना। हे मेरे कृष्ण हो तुम कहाँ? माँ के गर्भ में मैं था, ये वचन था लिया। संसार में आते ही भूल गया उस वचन को, अपना समझ बैठा झूठे संबंध, झूठी खुशी को। खुश रहने के लिए बहुत प्रयास करने के बाद भी मन बेचैन है और रूह प्यासी है। भक्ति जीवन का उद्देश्य है, यह मुझे था पता ही नहीं। रात दिन बस भोगा ही था, भक्त सेवा तो की ही नहीं। मैं हूँ इतना पतित कि मनुष्य ही नहीं। दया भी मांगने के तो लायक नहीं। दर्द कैसे करूँ मैं बयां। वैष्णवों के बिना जिंदगी है कहाँ?
कई जन्मों से ठोकरें खाने के बाद भी भटक रहा था मैं। भक्तों ने अहेतु की कृपा की, मुझे सहारा दिया, मेरा वचन याद दिलाया और उसे पूरा करने में मेरी मदद कर रहे हैं। इस तरह भक्तों का प्रेम चेरी को गुरुकुल वापस खींच लाया। और जानते हैं आते ही सबसे पहले उसने क्या किया? उसने वरिष्ठ भक्तों से उन प्रश्नों के उत्तर जाने जिन्होंने उसकी बुरी हालत कर रखी थी, जिन प्रश्नों की वजह से वह डिप्रेशन का शिकार बना हुआ था। रोज जीने के लिए क्या पढ़ना जरूरी है? जीने के लिए पढ़ना ज़रूरी इस तरीके से है कि जीना कैसे है ये तो समझना ही पड़ेगा ना। जीने के लिए आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, आपको माना पैसा भी कमाना है, या इवन आपको भगवान की सेवा करनी है, भगवान की आरती करनी है, शास्त्रों को पढ़ना है। इन सब के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है। यू हैव टू लर्न। क्या आप बचपन में जब पैदा हुए थे तो क ख ग या ABCD बोलते हुए पैदा हुए थे? तो विदाउट नोइंग आप कैसे करेंगे? या आपको सारी नॉलेज थी कि खाना कैसे बनाना है, उसको भी सीखना ही पड़ता है। चलना कैसे है, कपड़ा कैसे पहनना है, वो भी सीखने ही पड़ते हैं। उसके लिए वी हैव टू कम्युनिकेट विद पीपल, राइट? सो इन सब के लिए एक शिक्षा लेने की आवश्यकता है। हाँ, वो शिक्षा क्यों लेनी चाहिए? वो शिक्षा हम एंजॉयमेंट के लिए ना लेके भगवान की सेवा के लिए लेनी चाहिए। लेकिन ये ट्रेनिंग, ये शिक्षा, ये पढ़ना तो आवश्यक है। तो मुझे अगर पढ़ना जरूरी है तो कंपटीशन हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। आप देखेंगे कि जब भी दो लोग अगर रेस में भाग रहे हैं, एक अकेले व्यक्ति को भागने के लिए बोला जाए तो वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, उसके साथ में किसी और को भागने को बोला जाए तो वो अच्छा परफॉर्म करता है। तो कंपटीशन हमारी परफॉर्मेंस को हमेशा बढ़ाता है, इसलिए कंपटीशन आर गुड। इवन इन द स्पिरिचुअल रेल्म, भगवान के धाम में भी देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन राधा रानी ग्रुप एंड चंद्रावलीज ग्रुप, एंड दे बोथ कम्पीट कि भगवान को कौन बेहतर सेवा कर पाएगा। इसलिए कॉम्पिटिशन आर इम्पोर्टेंट। कंपटीशन से भय रहता है कि अगर हम हार गए तो? हाँ, तो इस संसार में कंपटीशन और स्पिरिचुअल जगत का कंपटीशन बड़ा अलग है। इस संसार में आपने बिल्कुल सही कहा कि जो कंपटीशन में हार जाता है ही फील डिजेक्टेड। लोग उसका उपहास करते हैं और उसको तिरस्कृत करते हैं, उसको नेग्लेक्ट करते हैं, उसको यूजलेस बोलते हैं और अक्सर वो व्यक्ति आत्महत्या भी कर लेते हैं। लेकिन भगवान के धाम में, भगवान के संसार में स्थिति कुछ और है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, भगवान की सेवा में यदि हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान कभी हमारा ये नहीं देखते कि हमारा रिजल्ट क्या है, वो ये देखते हैं कि हमारा प्रयास कितना है। जैसे भगवान राम के लिए जब हनुमान जी सेतु बना रहे थे तो वहाँ पर एक गिलहरी भी अपने जरा जरा से शरीर से कुछ रेत के कण लेके आ रही थी और पुल पे डाल रही थी। तो हनुमान जी उस पर हंस पड़े कि इस तरीके से तो रेत कई जन्मों से इकट्ठा नहीं हो पाएगी और पुल नहीं बन पाएगा। तब भगवान राम ने उसको टोका, हनुमान जी को टोका और बोला कि नहीं, ये गिलहरी अपने लेवल पे प्रयास कर रही है और हनुमान जी आप अपने लेवल पे प्रयास कर रहे हो। भगवान के लिए दोनों प्रयास इम्पोर्टेंट हैं, उनको वो अटेंशन देते हैं, प्रसन्न करते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम भगवान के लिए कुछ प्रयास करते हैं और कंपटीशन से प्रयास बेटर होता है, और उसमें यदि हम हार भी जाते हैं, हमारी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं भी आती है, डज नॉट मैटर, क्योंकि भगवान हर किसी के हृदय में है और हर किसी के प्रयासों को देख रहे हैं और उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसलिए वी शुड डू आवर ड्यूटी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्, and Krishna is observing whatever we are doing, so don't worry. Okay? चेरी को भक्तों की अहेतु की कृपा मिली, उसे उसके सारे सवालों के जवाब मिल गए। अब वह अच्छे से पढ़ाई करने लगा, ध्यान पूर्वक भगवत गीता, भागवतम जैसे दिव्य ग्रंथों का श्रवण करने लगा, सेवा करने लगा। एक बार चेरी भगवत गीता बांट रहा था, किसी ने उसकी वीडियो बना ली और वो वीडियो सोशल मीडिया पर इतनी वायरल हो गई जिसकी वजह से चेरी बहुत फेमस हो गया। तब एक दिन जी न्यूज वालों ने उसे अपने एक प्रोग्राम में बुलाया। नमस्कार दोस्तों, जी न्यूज में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं आकृति के साथ हमारा खास शो जिज्ञासा, जहां हम हर बार एक नए विषय पर चर्चा करते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं आज के हमारे खास मेहमान, जो देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने अंतरिक्ष और विज्ञान की दुनिया में एक नया मुकाम हासिल किया है।
Please welcome with a huge round of applause none other than Mr. Missile Futon, the scientist. आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है सर। Thank you so much, Akriti, for inviting me here. It's my pleasure to be part of this precious program. You are welcome, sir. आइए अब आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं अपने दूसरे खास मेहमान, जो दिखने में तो एक नन्हे से बालक हैं, लेकिन अध्यात्म में, ज्ञान में खूब बड़े चढ़े हैं। लेकिन उनको बुलाने से पहले मैं आपको सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो दिखाना चाहती हूँ। एंड आई एम डैम श्योर कि उस वीडियो को देखते ही आप उसे पहचान लेंगे। ये देखिए। हरे कृष्णा। हाँ जी बोलिए। मम्मी भगवत गीता बांट रहे हैं, यहाँ पे भगवत गीता लेंगे? एक बात बता बेटा, तेरी वो तो खेलने कूदने की है, कहीं पढ़ते भी हो तुम कुछ? हाँ सर, मैं पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? मैं सर 6th क्लास में पढ़ता हूँ। 6th क्लास में पढ़ते हो? अच्छा, इतने बड़े हैं। एक सवाल पूछूं तुमसे? हाँ जरूर। ये बताओ कि ये स्कूल में कितने पार्ट्स हैं? इस स्कूल में कई सारे पार्ट्स हैं। स्टेम एंड पिस्टल, पेटल, सेपल। पेटल्स ये होते हैं और सेपल ये नीचे ग्रीन कलर का जो पार्ट है इसे सेपल्स कहते हैं। पिस्टल में 3 पार्ट होते हैं। ओवरी, जहाँ से ये डंडी शुरू होती है, और ये सबसे ऊपर पार्ट को उसे कहते हैं स्टिग्मा। और ये डंडी जो ओवरी और स्टिग्मा को जोड़ रही है इसे कहते हैं स्टाइल। स्टेमन में 2 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट एंड एंथर। एंथर आगे वाले हिस्से को कहते हैं और फिलामेंट पीछे वाले हिस्से को कहते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। ये फूल किसने बनाया? बेटे जब हम गार्डन में पानी देते हैं, है ना, तो उसके अंदर से पौधा बड़ा होता है। जैसे ही पौधा बड़ा होता है उसमें फूल आ जाता है, तो फूल तो अपने आप ही आ जाता है। अपने आप तो आप और मैं भी नहीं आए हैं? हाँ, यही सब ज्ञान इस भगवत गीता में लिखा है, इसलिए आप इसे पढ़ें। बेटे कौन से स्कूल में पढ़ते हो तुम? गौरांग गुरुकुल। देखा आपने कैसे एक छोटे से बच्चे ने एक डॉक्टर के साथ हाजिर जवाबी की, और यह वीडियो इतनी वायरल हुई कि 10 दिन में मिलियंस ऑफ व्यू आए। भारत की जनता ने इस वीडियो को बहुत लाइक किया। तो अब बिना देरी किए बुलाते हैं हम उस बच्चे को, जिसको शक्ल से तो आप सब जानते हैं, लेकिन नाम से आज जान जाएंगे। प्लीज वेलकम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज मास्टर चिराग शर्मा, अ गौरांग गुरुकुल 6th क्लास स्टूडेंट। हमारे खास शो जिज्ञासा में आपका स्वागत है चिराग। हरे कृष्णा। Thank you ma'am for your warm welcome, and it's my fortune that you invited me at nation's favorite media channel G News. You're welcome. तो प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं ऑडियंस को ये बात बता दूं कि चिराग को लोग चेरी के नाम से भी जानते हैं, राइट चेरी? Yes, that's true ma'am. ग्रेट। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की चर्चा को, जहाँ एक तरफ अध्यात्म और दूसरी तरफ विज्ञान। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है सर, क्या आप मानते हैं कि भगवान का अस्तित्व है? See, I am a scientist. सर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर हम हिंदी में चर्चा करेंगे तो हमारे दर्शकों के लिए बेहतर होगा। Sure. देखिए मैं विज्ञान का आदमी हूँ और मैं उन्हीं चीजों को मानता हूँ जो साइंटिफिकली प्रूफ हो सके। भगवान एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा कोई कॉन्क्रीट प्रूफ मेरी नजर में तो आया नहीं। अगर आप लोगों के पास कुछ प्रूफ है तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मतलब आप भगवान का अस्तित्व नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल नहीं। चेरी, आपका इसमें कुछ कहना है? सर, जैसे मेरे पिताजी हैं, क्या आपके भी पिताजी हैं? ऑफ कोर्स माय डियर। क्या आपके पिताजी के पिताजी मतलब आपके दादाजी नहीं हैं? इस दुनिया में वो नहीं रहे, लेकिन वो भी कभी थे। क्या आपके दादाजी के पिताजी नहीं होंगे? अरे भाई ये कैसे प्रश्न है? हर व्यक्ति के फादर होते हैं और ये पूरी एक वंशावली होती है। तो आप अपनी पूरी वंशावली के नाम जानते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, एंड ह्यूमनली दिस इज नॉट पॉसिबल। मैं समझ सकता हूँ कि सबके नाम जानना पॉसिबल नहीं है, बट आप इस बात को तो मानते ही हैं कि आपके पिताजी, दादाजी, परदादाजी अपने आप नहीं आए और यह पूरी वंशावली रही। यस,
देन टेल मी व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से ये वंशावली आरंभ हुई है। एक लिमिट के बाद आप नहीं जानते कि आपके दादाजी के पिताजी कौन थे। आपने ही कहा ह्यूमैनिटी इज नॉट पॉसिबल, तो आप नहीं जानते इसका मतलब यह नहीं कि वो कभी नहीं थे। उसी तरह जो परम पिता हैं, जहाँ से सभी वंशावली आरंभ हुई हैं, उन्हीं को हम भगवान कहते हैं, जिनका नाम है श्री कृष्ण। तो आप कह रहे हैं कि सब लोगों की वंशावली श्री कृष्ण से आरंभ हुई? यस, भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि अहम बीज प्रदापिता। I don't think so this is true. We must have cause and effect relationship to prove anything. चेरी, मुझे लगता है आपको कुछ कॉन्क्रीट प्रूफ देना होगा। नो वरी। सर, मे आई आस्क यू अनदर क्वेश्चन? Go ahead. जब आप भोजन करते हैं तो उसे पचाने के लिए कितना समय निकालते हैं और क्या करते हैं? ये कैसा सवाल है? I mean, मैं स्पेसिफिकली कुछ नहीं करता, ये तो बॉडी का ऑटोमेटिक सिस्टम है। ओके, जब आप अपनी रिसर्च करके सो जाते हैं तो कौन ध्यान रखता है कि आप सांस ले रहे हैं या नहीं? These all are automatic systems in the body, my dear. आकृति मैम, कल आपके न्यूज चैनल पर एक न्यूज टेलीकास्ट हुई थी जिसमें एक सैटेलाइट लॉन्च हुई है जो हमें मौसम की सटीक जानकारी देगी। यस। तो सर, क्या ये सैटेलाइट ऑटोमेटिक अपनी जगह पर जाकर सेट हो जाती हैं या कोई इन्हें कंट्रोल करता है? ये कैसी बातें कर रहे हो? ऑफ कोर्स मेरे जैसे कई साइंटिस्ट हैं जो इसे कंट्रोल कर रहे हैं, और जिस सैटेलाइट की तुम बात कर रहे हो उसका नाम अंबर सारथी है। इसे मेरी टीम ने ही बनाया है। ऑटोमेटिकली आकाश में जाकर सेट नहीं हुई, इसको बनाने के लिए कई दिनों की मेहनत लगी है। जब आप सैटेलाइट सिस्टम को नहीं मानते कि ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि डाइजेस्टिंग, रेस्पिरेटरी जैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑटोमेटिक बने हैं और कोई इन्हें कंट्रोल नहीं कर रहा है? आखिर ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाए किसने? सैटेलाइट जो कि मैनमेड है, उसे आप कॉम्प्लेक्स सिस्टम कहते हैं। आपको अजीब नहीं लगता? तो चेरी, आपके कहने का मतलब है कि जो भी साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं या आविष्कार करते हैं वो सारे यूजलेस हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा। आप भी बच्चे हो, शायद जानते नहीं कि हमने भारत को एक विकसित देश बनाने में कितना बड़ा योगदान दिया है। मेडिकल, डिफेंस सिस्टम, हाईवेज, एयरवेज, मोटर्स, इन सभी में हमारा योगदान है। सर, आई रिस्पेक्ट यू फॉर ऑल दिस डिस्कवरीज, बट नाउ लेट मी टेल यू अबाउट सुप्रीम साइंटिस्ट और उन्होंने क्या क्या बनाया है। दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। यस, इट इज। गेहूं, चावल, दाल, सब्जी, फल, पानी, हवा, ये सब किसने बनाया? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये सब किसने बनाया? पेड़ पौधे किसने बनाए? आकृति मैम, मैं आपसे और आपके दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि क्या मोबाइल के बिना हम सब मर जाएंगे? नहीं, बट चेरी, ये आजकल की जरूरत है। आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट द फैक्ट इज हम मोबाइल के बिना नहीं मरेंगे, लेकिन अन्न के बिना मर जाएंगे। ट्रू और नॉट? ट्रू। फिर भी हम मोबाइल बनाने वाले साइंटिस्ट को तो रिकॉग्नाइज करते हैं, अवार्ड देते हैं, लेकिन जिस सुप्रीम साइंटिस्ट ने हमें जीवन जीने के लिए नेसेसिटीज दी, उन्हें हम रिकॉग्नाइज तक नहीं करते। सर, किसने ग्रेविटी की खोज की? सर आइजैक न्यूटन। उन्हें हम जानते हैं जिसने ग्रेविटी की खोज की, लेकिन जिसने ग्रेविटी को बनाया उसे हम जानने की बात तो दूर, मानते तक नहीं। सॉरी चेरी, हम यहाँ 1 मिनट के लिए रुकेंगे और अपने दर्शकों से पूछेंगे कि उनकी इसमें क्या राय है। तो जल्दी से अपना फोन उठाइए और स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए और इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपको लगता है कि प्रकृति जो हमें सब कुछ देती है उसके पीछे भगवान है या नहीं? इतने हमारे दर्शक जवाब देते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि चेरी ने अभी तक जो भी कहा आप उससे कन्विंस हैं या नहीं? अभी भी मुझे यह लगता है कि कुछ ठोस एग्जाम्पल होना चाहिए जिससे कि ये साफ हो सके कि भगवान का अस्तित्व है। चेरी, क्या आप कुछ और एग्जाम्पल दे सकते हैं जिससे यह साबित हो सके कि भगवान का अस्तित्व है? ओके, अच्छा सर, क्या आप बता सकते हैं कि बारिश कैसे होती है? बिल्कुल, सूर्य की गर्मी के कारण समुद्र से पानी भाप बनकर आसमान में बादलों का रूप लेता है और हवा द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, और जहाँ टेम्परेचर डाउन होता है तो पानी कंडेंस होकर बूंदों के रूप में नीचे गिरता है, जिसे हम बारिश कहते हैं। क्या आपने कभी सोचने का प्रयास किया है कि किस वैज्ञानिक ने इस बारिश के प्रोसेस को बनाया है? किसने नारियल के कठोर कवच के भीतर इतने मीठे पानी को इतने ऊंचाई पर डाला है? आसमान में इतने ऊपर पानी पहुंचाने के लिए कितने हॉर्स पावर की मोटर लगेगी? क्या कभी हमने महसूस किया है कि सूर्य हर सेकंड में कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है और इसके पास इतनी ऊर्जा आ कहां से रही है? अच्छा चलो ये बता दीजिए कि किस वैज्ञानिक ने माँ के गर्भ को डिजाइन करा है जिसमें से एक जीता जागता खिलौना निकलता है?
हम यह भी नहीं सोचते कि किस वैज्ञानिक या कलाकार ने तितली, तोते, मोर इन सब में रंग भरे हैं। क्या आपको ये लगता है कि इनका रंग, इनका डिजाइन रैंडम है? इसके पीछे कोई बुद्धि नहीं लगी? माय डियर साइंटिस्ट सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ऐसे कितने सारे ऑटोमेटिक प्रोसेस इस संसार में हो रहे हैं, लेकिन हम उन्हें अनदेखा करके कहते हैं ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है, माँ प्रकृति ने कर रही है। आपका विज्ञान ही कहता है ना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्या आपको लगता है कि इस विशाल ब्रह्मांड के पीछे कोई कारण नहीं है? फ्यूटन सर, चेरी के इन फैक्ट्स को सुनकर मैं तो कम्प्लीटली कन्विंस हो ही गई हूँ कि भगवान है। एंड ही हैज आल्सो एस्टैब्लिश्ड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो अब आपको यकीन हो ही गया होगा कि भगवान का अस्तित्व है। थोड़ी देर में हम जनता का भी ओपिनियन जानेंगे, लेकिन इससे पहले फ्यूटन सर की राय ले लेते हैं। जी सर। तुमने सही कहा, चेरी ने फैक्ट्स दिए हैं, लेकिन साइंस की प्रॉब्लम है कि वो थ्योरी पर बेस्ड होती है और ये अध्यात्म का सारा ज्ञान उन पौराणिक किताबों पर आधारित है जिन्हें आपने वेद शास्त्र कहा है। ये सभी किताबें मात्र कहानियों से भरी हुई हैं। सरल शब्दों में मैं कहूँ तो आप कह रहे हैं कि भगवान का ज्ञान सिर्फ शास्त्रों पर आधारित है, जिसमें फैक्ट्स की कोई जगह नहीं है। यह सिर्फ श्रद्धा की बात है, मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर। इसलिए ही साइंस में शास्त्रों को माइथोलॉजी कहा गया है। यस, एग्जैक्टली माय पॉइंट। चेरी, आपकी इसमें क्या राय है? शास्त्र मिथ्या नहीं है। अच्छा चलिए, पहले मैं आपको एक किताब से कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक बकरी जंगल में रहती थी। जब बकरी को भूख लगी तो उसने सारे छोटे पौधों को खाना शुरू कर दिया। थोड़े समय बाद जब उसने सारे छोटे पौधों को खा लिया तो उसने अपनी गर्दन उठाकर ऊंचे पेड़ों के पत्ते को खाना शुरू कर दिया। इस प्रकार धीरे धीरे उसकी गर्दन बढ़ने लगी। फिर आप जानते हैं क्या हुआ? कुछ हजार साल बाद ये बकरियां बदलकर जिराफ बन गईं। आकृति मैम, आप बताइए, क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि जिराफ इस तरह से दुनिया में आए? नहीं, बड़ा अटपटा सा लॉजिक है। सर, आप जानते हैं ये कहानी किस किताब में है? द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ठीक कहा आपने। ये कहानी शास्त्रों की नहीं, बल्कि डार्विन की लिखी हुई किताब द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की है, जिन्हें हम सब पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या ये मिथ्या थ्योरीज नहीं है? आइए अब शास्त्रों से कुछ सुनाता हूँ, जिसे साइंस भी अब मान रही है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि पृथ्वी गोल है, जबकि वैज्ञानिक इसे तब तक सपाट कहते थे जब तक कि कोलंबस ने इसे गोल साबित नहीं किया। श्रीमद् भागवतम के 1.3.24 में भगवान बुद्ध के बारे में बताया गया है, जो लगभग 2600 वर्ष पहले प्रकट हुए थे। 12.1.11 में चाणक्य पंडित के बारे में भविष्यवाणी की। भविष्य पुराण पर्व 3 धारा 3 अध्याय 3 श्लोक 5 मोहम्मद और यीशु के बारे में भविष्यवाणी करता है। यजुर्वेद 6.21 और 10.19 में हाइड्रोलिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर और एरोनॉटिक्स के बारे में बताया गया है। वेदों में विमान तकनीक, भौतिकी और रसायन विज्ञान के कई नियम, एनर्जी, नंबर सिस्टम, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और कई अन्य चीजों के बारे में ज्ञान दिया गया है। वाओ, आई एम सॉरी चेरी, मैं थोड़ी देर के लिए आपको यहीं रोकना चाहूंगी। चलते हैं हमारे दर्शकों के पास, यह जानने के लिए कि उनकी क्या राय है। पोल के हिसाब से 98.4% जनता ये मान चुकी है कि भगवान का अस्तित्व है। फ्यूटन सर, हमारे दर्शकों ने तो 100% मान लिया है कि भगवान है। क्या आपको नहीं लगता कि चेरी ने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं शास्त्रों के श्लोकों को कोट करके, उनमें कोई सच्चाई है? जो बातें प्रूफ हो जाती हैं उन्हें ये थ्योरी कहते हैं, और तुम इन्हीं लिखी हुई बातों को बोल रहे हो। बट सर, मैंने जहाँ तक सुना, चेरी ने कहा कि कई हजार साल पहले जो शास्त्रों में लिखा था उसे आज साइंस मान रही है। राइट चेरी? यस, ये शास्त्र 5000 वर्ष पहले व्यासदेव द्वारा लिखे गए थे। तो आप साइंस और उसकी डिस्कवरीज को व्यर्थ मानते हैं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि जब आप लोगों को बताते हैं कि H2O द्वारा पानी कैसे बनाया जाता है, तो आप उन्हें ये भी बता सकते हैं कि किसने समुद्र के लिए इतनी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की सप्लाई की है। वह कौन है जिसने बीमारियों से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम को बनाया है? कौन ये महान डिजाइनर है जिसने DNA और RNA सिस्टम को डिजाइन किया है? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है
सभी प्राकृतिक भौतिक कानूनों के पीछे एक आदर्श मस्तिष्क है। एक अन्य महान वैज्ञानिक लॉर्ड केल्विन ने कहा है, यदि आप विज्ञान का दृढ़ता से पालन करते हैं तो विज्ञान ही आपको भगवान पर विश्वास करने के लिए मजबूर करेगा। चेरी, आई मस्ट से फ्यूटन सर चाहे माने या ना माने, लेकिन मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हो गई हूँ। चेरी, जब शास्त्रों का यह डिस्कशन चल रहा था तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया कि ऐसा क्या हुआ कि शास्त्रों में इतने सारे फैक्ट्स होने के बाद भी हमने शास्त्रों को साइड कर दिया और उन पर से हम सबका विश्वास उठ गया। क्या शास्त्र मिथ्या है? आज हम शास्त्रों को मिथ्या कहते हैं। इसका मुख्य कारण है लॉर्ड मैकॉले का वो लेटर जिसने हमारी वैदिक शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा हमें भारत को हराने के लिए गुरुकुल प्रणाली को हराना चाहिए। भारतीय शिक्षा प्रणाली जीवन के उच्च मूल्यों पर आधारित थी। धीरे धीरे ब्रिटिश शासकों ने अपनी शिक्षा प्रणाली को भारत में फोर्सफुली एस्टैब्लिश किया। गुरुकुल को बंद कर दिया गया। जो ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के आधार पर शिक्षा लेते थे उन्हें सरकारी नौकरी का प्रलोभन दिया और जो वैदिक शिक्षा पढ़ते थे उन्हें सजा दी जाती थी। इस तरह धीरे धीरे हमारी मूल वैदिक शिक्षा प्रणाली की वैल्यू खत्म हो गई और शास्त्रों को हमने मिथ्या कहना शुरू कर दिया। आकृति, आई एम ऑल्सो फैन ऑफ चेरी नाउ। थैंक यू चेरी, मेरी आंखें खोलने के लिए, मुझे विश्वास दिलाने के लिए कि शास्त्र मिथ्या नहीं और भगवान का अस्तित्व है। मैं इस बारे में जरूर अध्ययन करूंगा। अनबिलीवेबल, फर्स्ट टाइम जीनियस पे ये हिस्ट्री क्रिएट हुई है जहाँ विज्ञान के आगे अध्यात्म की जीत हुई। एक 6th क्लास के स्टूडेंट ने फ्यूटन सर जैसे महान साइंटिस्ट को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। चेरी, आपको इतना ज्ञान कहाँ से मिला? मतलब कौन आपके गुरु हैं? मैं इस पूरे ज्ञान का श्रेय गौरांग गुरुकुल और अपने अध्यापकों को देना चाहता हूँ, जो मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत की और मुझे इस योग्य बनाया कि मैं आज नेशनल टीवी पर इंटरव्यू दे रहा हूँ। इसके अलावा गौरांग गुरुकुल में एडमिशन दिलाने वाली मेरी माँ को मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ, जिसने अपना दिल पत्थर का बनाया और मुझे अपने से दूर करके मेरा एडमिशन गौरांग गुरुकुल में कराया। और आखिर में मैं मेरे पापा को आज थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी माँ की तरह वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं। उन्होंने भी मुझे अपने से अलग रखा ताकि मैं गौरांग गुरुकुल में कुछ सीख पाऊँ और एक अच्छा भक्त बन पाऊँ। थैंक यू पापा। हाउ स्वीट। क्या चेरी के मम्मी पापा या फिर गौरांग गुरुकुल से चेरी के कोई टीचर इस प्रोग्राम में हैं? अगर हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज अगर आप यहाँ प्रोग्राम में हैं तो जरूर स्टेज पर आए। मेरी आपसे ये एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है। जोरदार तालियां बजाइए और स्वागत कीजिए चेरी की मम्मी पापा और गौरांग गुरुकुल के अध्यापकों का। सर, आपका क्या नाम है और आप क्या करते हैं? माय नेम इज शेखर शर्मा एंड मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं मिस्टर फ्यूटन की टीम में काम करता हूँ। वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। शेखर इज माय बेस्ट टीममेट। इवन जिस सैटेलाइट की हम अभी बात कर रहे थे, अंबर सारथी, उसका सारा क्रेडिट मिस्टर शेखर को ही जाता है। ग्रेट सर, कंग्रेचुलेशंस। शेखर जी, आज आप क्या अनुभव कर रहे हैं चेरी को देखकर और हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूं। सबसे पहले तो मैं आज आप सभी को एक सच बताना चाहता हूं ताकि मेरा दिल हल्का हो सकते हैं। मैं कभी नहीं चाहता था कि चेरी किसी गुरुकुल में पढ़े, क्योंकि मुझे लगता था
कि किसी गुरुकुल में पढ़कर वो कोई पंडित बन जाएगा, घर घर जाकर पूजा पाठ करेगा और इससे उसका करियर खराब हो जाएगा। मेरी फैमिली में सभी एजुकेटेड हैं। मैं एक साइंटिस्ट हूँ। मैंने हमेशा सोचा कि सक्सेस मतलब मॉडर्न एजुकेशन। रिश्तेदारों में अपना मुंह छुपाता रहा क्योंकि चेरी गुरुकुल में पढ़ रहा है। चेरी की माँ ने मुझे बहुत बार समझाया, लेकिन मैं अड़ा रहा। I'm sorry रिया, I'm sorry। मैंने तुम्हें कई बार रोका, कई बार टोका, झगड़ा किया, यहाँ तक कि गुस्से में कई बार उल्टा सीधा भी कह दिया, लेकिन तुमने मुझ जैसे जिद्दी इंसान को झेला और चेरी को सही रास्ता दिखाया। आज जब मैंने अपने बेटे को नेशनल टीवी पर देखा, आप सबने देखा कि कैसे 10 साल का बच्चा एक वैज्ञानिक के सामने तर्क दे रहा है। आज अगर वो इस डिबेट में हार भी जाता ना, तो मेरा दिल तो जीत चुका था। भगवान के अस्तित्व पर उसने ऐसे तर्क दिए जिनके सामने फ्यूटन सर जैसे महान वैज्ञानिक भी सोचने पर मजबूर हो गए। आज मुझे एहसास हुआ कि चेरी के ज्ञान के सामने मेरा ज्ञान बहुत अधूरा है। आज सबके सामने मैं ये ऐलान करता हूं कि आज के बाद चेरी मेरा बेटा नहीं कहलाएगा, बल्कि आज के बाद वो मेरा गुरु कहलाएगा। चेरी बेटा, आज तूने ये साबित कर दिया कि मैं गलत था। मॉडर्न एजुकेशन लेना काफी नहीं, जिसके पीछे सारी दुनिया पागलों की तरह भाग रही है, बल्कि चरित्रवान होना उससे कई ज्यादा जरूरी है, जो केवल आध्यात्मिकता या भगवान के ज्ञान से ही प्राप्त होती है। तेरी माँ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसने मुझ जैसे जिद्दी इंसान के खिलाफ जाकर तुझे सही रास्ते पर भेजा। और सबसे ज्यादा इन सब के लिए गौरांग गुरुकुल को, वहां के आचार्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ इस बहुमूल्य वैदिक ज्ञान के निचोड़ को जन जन तक पहुंचाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। चेरी, I'm proud of you. I'm proud of you, beta. Thank you for opening my eyes. I'm sorry. Please forgive me. Please forgive me.